देखिए, सरकार तो अपने स्टेटमेंट खुद ही बदलती रहती है। मैंने एक बार सुना हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहते हुए कि 5 लाख नौजवानों को रोज़गार प्रतिवर्ष देंगे। फिर उसी साल माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे सितंबर 2021 में वो बोलते हैं कि हमने 2,95,000 को जॉब्स दे दिए हैं। और अभी जो एक डेटा सामने निकल के आया है सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो बताता है कि 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो रोज़गार दर थी, वो 2.4% थी और सन 21-22 में वो बढ़ करके बेरोज़गारी दर 4.9% हो गई है। तो अगर आपने जॉब्स दिए होते तो बेरोज़गारी दर बढ़ कैसे गई? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ इस वक्त कौशाम्बी के सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण को लेकर के क्या कहें, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि ओबीसी जो है उसको रद्द करके जनरल सारी सीटें कर दी जाएं। तो क्या कहेंगी आप? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसके अंतर्गत निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए सभी सीटों को जनरल कैटेगरी में रख के चुनाव कराने का आदेश दिया है। तो मैं सरकार से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि ये सरकार संविधान विरोधी है, क्योंकि अगर संविधान का सम्मान इन्होंने किया होता तो जो बात ये आज कह रहे हैं कि हम ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करके उसकी प्रक्रिया को सुनिश्चित करके ही चुनाव में जाएंगे, तो जब 18-18 घंटे काम करने का जुमला और वादा ये करते हैं जनता से, तो 6 महीना पहले इन्होंने ये प्रक्रिया पूर्ण क्यों नहीं की थी? इसको इसका जवाब इनको जनता को देना चाहिए और कहीं न कहीं अपने ही दिए हुए शब्दों के मकड़जाल में ये फँसते जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ऐसे बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका कहना है कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर के। देखिए, मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो बोला है वो सरकार की तरफ से बोला है, वो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा प्रश्न उनसे ये है कि जब उनको यही प्रक्रिया पूर्ण करनी थी, तो उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया 6 महीना पहले क्यों नहीं करी नोटिफ़िकेशन देने से पहले? अगर उन्होंने ऐसा कर दिया हो तो ना उच्च न्यायालय बीच में आता और ना ही जो ये लोकल बॉडी के चुनाव होने थे, निकाय चुनाव, उसमें कोई डिले होती और ना ही लोगों के और जनता के बीच में किसी प्रकार का एक डाउट उत्पन्न होता। तो उनकी कथनी और करनी में अंतर है और ये लगातार बार-बार जनता के बीच में स्पष्ट होता जा रहा है। तो क्या लग रहा है जातियों को लेकर के भी इनका एक नहीं है? बिल्कुल नहीं है और हमेशा से ही ये दलित, पिछड़ा और कमेरा समाज के विरोधी रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, उसके लिए छात्रों को लखनऊ में डंडे नहीं खाने पड़ते, आंदोलन नहीं करना पड़ता। अगर इनकी सोच और इनकी नीयत क्लियर होती तो नीट में जो हुआ वो नहीं होता। और लगातार अभी जो आपके सामने ये निकाय चुनाव का आरक्षण रद्द हुआ है, अगर इनकी सोच क्लियर होती और हर समाज को ये उनका जो हक है वो देना चाहते, तो इस प्रकार की गलती इनसे नहीं होती। अच्छा, नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या स्टैंड रहेगा लोगों का? देखिए, निकाय चुनाव जो है वो एक संगठन की मजबूती को आंकने का एक पैरामीटर होता है और क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो हमारे देश की सरकार बनाने का काम करेगी वो फाइनल है, तो निकाय चुनाव को हम उस चुनाव से पहले सेमीफाइनल मानते हैं और ऐसे में हर जनपद में जा कर के हम एक ग्राउंड रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं अपने लोगों से, अपने समर्थकों से कि किस प्रकार के कौन से मुद्दे और किस प्रकार से हमें ये चुनाव मजबूती से लड़ना है, ताकि 2024 का रास्ता हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए रोज़गार लेके आई, क्योंकि विदेशों को कई विधायकों को भेजा था, मंत्रियों को भेजा था, और ये कहा जा रहा है कि 10 लाख लोगों को रोज़गार सीधे तौर पर दिया जाएगा। देखिए, सरकार तो अपने स्टेटमेंट खुद ही बदलती रहती है। मैंने एक बार सुना हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहते हुए कि 5 लाख नौजवानों को रोज़गार प्रतिवर्ष देंगे। फिर उसी साल माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे सितंबर 2021 में वो बोलते हैं कि हमने 2,95,000 को जॉब्स दे दिए हैं। और अभी जो एक डेटा सामने निकल के आया है सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो बताता है कि 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो रोज़गार दर थी, वो 2.4% थी और सन 21-22 में वो बढ़ करके बेरोज़गारी दर 4.9% हो गई है। तो अगर आपने जॉब्स दिए होते तो बेरोज़गारी दर बढ़ कैसे गई? वो तो घट जाती। तो ये आंकड़े ही कहीं न कहीं जो आप दावा कर रहे हैं उसकी पोल खोल देते हैं। कह रहे हैं कि विदेशों में इन्वेस्टरों की लाइन लगी है उत्तर प्रदेश में।
चलिए अभी तो आगाज़ हुआ है, आगे देखते हैं कितने कितने इन्वेस्टर आते हैं और यहाँ पर किस प्रकार से कमेरा समाज के लड़के जो अपने रोज़गार का दावा करने के लिए सड़कों पे लाठियाँ खा रहे हैं, कितनों को अगले वर्ष में नौकरी मिल जाती है। हम बात करेंगे गड्ढा मुक्त सड़कों की। क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं तयशुदा समय पर? देखिए, मुझे और आप सबको वो दिन याद होगा जब योगी सरकार का वर्ज़न पहला कार्यकाल था। उस वक़्त भी एक लंबा बजट आवंटित किया गया था इस प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 100 दिन का टाइम मांगा गया था। और अभी जो सत्र हुआ है विधानसभा का योगी सरकार के सेकंड कार्यकाल में, उसमें पुनः 2000 करोड़ जो बजट है वो आवंटित किया गया है अनुपूरक बजट में गड्ढों को भरने के लिए। तो बड़ा ही हास्यास्पद है कि जो सड़कें पहले ही कार्यकाल में गड्ढा मुक्त कर दी गई थीं, उन्हीं के लिए दोबारा बजट क्यों अलॉट किया जा रहा है? क्या उन्हीं गड्ढों को दोबारा खोद करके भरा जा रहा है या ये जो पैसा है सरकारी पैसा इसकी बंदरबाट होना भी बाकी है उसके लिए आवंटित किया जा रहा है? तो सीधा-सीधा आरोप भ्रष्टाचार का लगा रहे हैं आप? बिल्कुल सीधा-सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हूँ, चाहे वो रोड्स हों, चाहे वो हाईवे हों, चाहे वो भवन हो, हर जगह इस सरकार में भ्रष्टाचार लिप्त है। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर और उप मुख्यमंत्री पर हमलावर रहते हैं, वजह क्या है? ये तो मुझे लगता है अखिलेश जी ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये 2.5 इंजन की सरकार, 2 इंजन की सरकार क्या होती है? उत्तर प्रदेश की जनता ने एक पूरा मुख्यमंत्री चुना है, उस मुख्यमंत्री को पूरे पावर दिए हैं, तो हमें 2.5, पौना 1.5 की सरकार नहीं चाहिए, हमें एक मुख्यमंत्री की सरकार चाहिए और वो कॉम्पिटेंट हैं कि इस प्रदेश को संभाल सके। तो हमारे साथ पल्लवी पटेल विधायक सिराथू की उन्होंने यूपी तक से खास बातचीत की है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।